नमस्कार दोस्तों, जय है स्टडी के ला प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। अभी हाल ही में होने वाले यूपी एपीओ मेंस में आईपीसी भारतीय दंड संहिता से आने वाले प्रश्न और उत्तर पर चर्चा करेंगे। विधि से संबंधित जो भी एग्ज़ाम हम देखते हैं, चाहे वो यूपी पीसीएस मेंस हो, यूपी पीसीएस जे हो या यूपी एपीओ मेंस हो, उसमें क्वेश्चन का दोहराव हमेशा होता है। इसमें कुछ नया नहीं आना है, सब सेक्शन के आधार पर ही क्वेश्चन आने हैं। बस ये नहीं कंफर्म रहता कि कौन सा क्वेश्चन कब आ जाए। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है और हर क्वेश्चन का मेंस में दोहराव ज़रूर होता है। तो इसलिए ये ध्यान दीजिएगा कि जब कभी ऐसे एग्ज़ाम दें तो अभी तक जितने भी एग्ज़ाम विधि से संबंधित हुए हैं उन सब के अंशाल को ज़रूर सॉल्व करके जाएं। उन्हीं में से आपके प्रश्न जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो आज हम भारतीय दंड संहिता के प्रश्न और उत्तर लेकर आए हैं। तो समय न बताते हुए आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वह क्या है कि भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत गंभीर एवं अचानक प्रकोपन, ट्रकोपन लिख दिया इसने, ये प्रकोपन होगा, ये गलती हो गई टाइपराइटर से। प्रकोपन ये क्या है? प्रकोपन, गंभीर एवं अचानक प्रकोपन संबंधित प्रावधानों की व्याख्या कीजिए। और हत्या के अपराध में अभियुक्त के दायित्व को ऐसा प्रकोपन, ये भी प्रकोपन, किस सीमा तक कम करता है? ये 200 वर्ड में लगभग क्वेश्चन है आपका। आइए इस पे हम विस्तृत चर्चा करते हैं। तो फिर आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसका उत्तर हमको कैसे फ्रेम करना है। जो विधि के स्टूडेंट हैं वो तो ये सब जान ही रहे हैं, लेकिन इसे फ्रेमिंग करने कैसी करनी है जिससे आपको अच्छा नंबर मिले। तो गंभीर एवं अचानक प्रकोपन क्या है? आप जानते हैं कि धारा 300, भारतीय दंड संहिता की धारा 300 में 5 अपवाद हैं। कितने? 5। और 5 अपवाद में गंभीर और अचानक प्रकोपन जो है वह इसका पहला अपवाद है। उसी के बारे में यहाँ पूछा गया है और उसी से संबंधित केस देकर हम इसको बढ़िया तरीके से उत्तर करेंगे। तो गंभीर अचानक प्रकोपन क्या है? यह हत्या के अपराध का पहला अपवाद है। इस अपवाद के उपस्थित होने पर आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। यह अपराध क्या है? यह पहला अपवाद है, मैंने बताया क्या है यह। आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। कब नहीं है? यदि अपराधी उस समय जबकि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन से, मतलब उसे अचानक कोई चीज़ें उसके साथ घटित हो रही हैं जिसकी वजह से वह आत्मसंयम, जो उसका पर्सनल कंट्रोल है, वो जो उसका पावर है उससे वह वंचित हो जाता है। ठीक है, उससे वह वंचित हो जाता है और उस व्यक्ति को जिसने वह प्रकोपन दिया था, ठीक है, मृत्यु कारित कर दे या किसी अन्य व्यक्ति की मृत्यु भूल या दुर्घटनावश कारित करता है, तो वह क्या होता है? आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आता। कुल 5 अपवाद है। एक है गंभीर और अचानक प्रकोपन, पहला वाला। दूसरा क्या है? अपराधी शरीर या संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के सद्भावपूर्वक जो प्रयोग में लाता है, वो दूसरा है अपवाद, वो भी हत्या नहीं होता, आपराधिक मानववध। तीसरा क्या है? यदि कोई लोक सेवक होते हुए लोक सेवक की मदद में कोई कार्य करता है या किसी की उस कार्य में दुर्घटना होती है तो वो भी आपराधिक मानववध नहीं होता, ये तीसरा है। चौथा क्या है? यदि मानव अचानक कोई झगड़ा लड़ाई हो रही होती है और बहुत उत्तेजित हो जाता है, उसके बाद बिना कुछ सोचे समझे जब वो कोई कार्य कर देता है तो वो चौथा उसका अपराध है, वो भी आपराधिक मानववध की श्रेणी में नहीं आता। और पांचवा वह होता है यदि कोई व्यक्ति, पांचवा क्या है? यदि कोई व्यक्ति जो 18 वर्ष की उम्र पा चुका है और वह अपनी स्वेच्छा से मृत्यु होना सहन करता है, तो इस प्रकार जब मृत्यु होती है वो भी अपराधी मानववध की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन अब इसी में जो हम लोग पहला देख रहे हैं, आपराधिक मानववध गंभीर अचानक प्रकोपन में कब आपराधिक मानववध हत्या नहीं है, तो ये हमने बताया। उसमें परंतु क्या क्या है वो देख लेते हैं। पहला क्या है? यह कि वह प्रकोपन किसी व्यक्ति का वध करने या अपहानि कारित करने के लिए अपराधी द्वारा प्रतिहेतु के रूप में इप्सित न होकर स्वेच्छा प्रकोपित न हो। ये क्या है? उसका पहला परंतुक है। 3 परंतुक लिख सकते हैं आप, लिख देंगे तो अच्छा होगा। हाँ,
दूसरा क्या है, यह कि प्रकोपन किसी ऐसी बात द्वारा न दिया गया हो जो विधि के पालन में या लोक सेवक द्वारा ऐसे लोक सेवक की शक्तियों के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो। ठीक है, तो ये दो परंतुक हो गए। तीसरा परंतुक क्या है, यह कि प्रकोपन किसी ऐसे बात द्वारा न दिया गया हो जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विधिपूर्ण प्रयोग में की गई हो। तो ये बताया क्या है कि आपराधिक मानववध कब हत्या नहीं है, इसके बारे में डिटेल में चर्चा हुई। और ये कब नहीं होगा, क्योंकि इसके 3 परंतुओं के अधीन होना चाहिए, उसके बारे में बता देंगे। अब इसका हमने पूरा डेफिनेशन दे दिया। इसके बाद उसमें एक केस, बहुत चर्चित केस है, आप भी जानते हैं, इस पर एक मूवी भी बनी थी अक्षय कुमार की। तो इस केस को अगर आप देते हैं तो वो और भी बेहतरीन उत्तर होगा, और यह केस बहुत ही महत्वपूर्ण है, सभी विधि स्टूडेंट इसके बारे में जानते हैं। वो कौन सा केस है, के.एम. नानावती। किसका, के.एम. नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराज। इसमें क्या हुआ था कि जो अभियुक्त था वो नौसेना का अधिकारी था। उसकी पत्नी से किसी अभियुक्त उसकी पत्नी से उसका अवैध संबंध था। अवैध संबंध की जानकारी होने पर जो पति था वह सेना कार्यालय गया, वहाँ से रिवाल्वर लाई और पत्नी के प्रेमी की हत्या कर दी। कौन, नौसेना अधिकारी इसका पति था, और उनके अवैध संबंधों के बारे में जब उसे पता चला तो वो रिवाल्वर से उसके प्रेमी की हत्या कर दी। सर्वोच्च न्यायालय ने इसमें क्या कहा कि गंभीर एवं अचानक के अपवाद को यहाँ पर अस्वीकार किया गया और अभियुक्त को दोषी ठहराया, एवं अभिनिर्धारित किया कि गंभीर एवं अचानक प्रकोपन तब माना जाएगा जब वह निम्नलिखित बातें पूरी करता है। कौन कौन, अभियुक्त युक्त परिस्थितियों में अपना आत्मसंयम खो बैठा है, कि जिस समय वो घटना हुई वह अपने सोचने समझने की क्षमता को खो बैठा था, जबकि यहाँ पे अभियुक्त क्या था, उसने चीज़ें समझी, फिर कार्यालय गया, वहाँ से रिवाल्वर लाई, तब उसने मृत्यु की। इस हिसाब से सोची समझी मृत्यु कारित कही जाएगी। दूसरा, प्रकोपन कारित करने वाले मृतक व्यक्ति ने कोई कार्य किया हो या शब्दों या संकेतों से प्रकोपन दिलाया हो, मतलब ये भी होना चाहिए कि उसने कुछ किया हो या शब्द या अपशब्द बोले हो तब उसे अचानक प्रकोपन आया हो। घटना के तथ्य एवं परिस्थिति आत्मसंयम खोने के लिए पर्याप्त कारण, मतलब वो जो स्थिति है वो ऐसी है कि उससे सीधा सीधा स्पष्ट हो रहा है कि उससे अभियुक्त आत्मसंयम खो देगा। चौथा क्या है कि मृत्यु निश्चित रूप से, और जो उसकी मृत्यु हुई वह उसी प्रकोपन के परिणाम स्वरूप हुई। इस प्रकार ये आपका एक बेहतरीन उत्तर उदाहरण सहित हो गया। ये लगभग 200 वर्ड में आप मान सकते हैं, ये आपको पूरा पूरा नंबर दिलाएंगे। अब हम दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। वो क्या है कि आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दीजिए और इसके आवश्यक तत्व समझाइए। तो हमें कुछ एक्स्ट्रा उसमें नहीं लिखना है, सीधा हम उत्तर स्टार्ट करेंगे कि आपराधिक षड्यंत्र क्या है। तो हम आपराधिक षड्यंत्र सभी जानते हैं कि अध्याय 5 का क की धारा 12 क में परिभाषा इसकी दी गई है आपराधिक षड्यंत्र की, और वह क्या है, जबकि दो या दो से अधिक व्यक्ति क्या करते हैं, कोई अवैध कार्य करते हैं, कोई ऐसा कार्य जो अवैध नहीं है लेकिन वह अवैध साधनों द्वारा करते हैं या करवाने को सहमत होते हैं, तो ऐसी सहमति क्या होती है, आपराधिक षड्यंत्र कही जाती है। बस सीधा सीधा जो आज तक आपने पढ़ा है वही लिख देना है। परंतु किसी अपराध को करने की सहमति के सिवाय कोई सहमति आपराधिक षड्यंत्र तब तक न हो जब तक कि सहमति के अलावा कोई कार्य उसके अनुसरण में उस सहमति के एक या अधिक पक्षकारों द्वारा नहीं कर दिया जाता। ये इसका परंतुक है। तो जैसे अभी आपने लिखा है उसी तरीके लिखेंगे। ये इतना बस डेफिनेशन दे देते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन होगा ये, और उसमें क्या होगा, आवश्यक तत्व। आप जब यूपी पीसीएस मेंस लिखेंगे तो उसमें जिसका लॉ होगा ये 8 नंबर का क्वेश्चन आएगा उसमें। ठीक है, तो आपको इसी तरीके से बहुत अधिक नहीं लिखना है, इतना ही लिखना है, बस आपकी सारी बातें हो जाएं, एग्जामिनर यही चाहता है। तो उसके आवश्यक तत्व क्या है, आपराधिक षड्यंत्र के 2 से अधिक व्यक्तियों का होना जरूरी है। 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों में समझौता हो, वही आपराधिक षड्यंत्र का सार है। और व्यक्तियों में समझौता किसी अवैध कार्य, जो समझौता हो रहा है वो कोई सही कार्य नहीं, अवैध कार्य को करने हो
या किसी वैध कार्य, कोई वैध कार्य भी हो तो वो कैसे किया जा रहा हो, अवैध साधनों से। ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया, आपराधिक षड्यंत्र क्या है और उसके आवश्यक तत्व क्या है। तो इस तरीके से आप देखे होंगे कि जब आप लॉ कर रहे थे उसके बाद जो आपका ईयरली या हाफ ईयरली एग्जाम होते थे, तो जिस हिसाब से उसमें क्वेश्चन का आंसर आप लिखा करते थे, जिस हिसाब से उस समय एग्जाम हॉल में आप प्रश्न का उत्तर लिखा करते थे, उससे बहुत अधिक अंतर इन एग्जामों में नहीं होगा। बस अपने ऊपर भरोसा रखिए और उन्हीं चीज़ों को लिखिए। अगर आपको हमारा ये सब प्रोग्राम अच्छा लगता है, हमारी चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं, तो आप हमारे चैनल्स को जुड़िए, अपने दोस्तों को शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और इन सब की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल, वो क्या है, जय हो लॉ स्टडी, जय हो लॉ स्टडी नाम से है। आप हमसे जुड़िए, वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाता है। तो हमारे चैनल से जुड़िए, हमारा चैनल विधि संबंधित सभी एग्जामों की विधिवत तैयारी कराता है। ठीक है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी साझा करें। धन्यवाद।